नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में आ सकता है बड़ा सियासी भूचाल। यूपी में योगी सरकार और संगठन के बीच बढ़ा टकराव, अचानक दिल्ली पहुंचे मौर्य और भूपेंद्र चौधरी। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी के साथ खेला करने की तैयारी में नीतीश कुमार, सफल हुआ प्लान तो एनडीए को होगा बड़ा नुकसान। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बाबा केदारनाथ से धोखा, 228 किलो सोना, साजिश और शंकराचार्य का सनसनीखेज दावा। जी हाँ दोस्तों, क्या है 125 करोड़ की लूट का मामला, आपको जरूर बताएंगे। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम में है थोड़ी भी शालीनता तो अमित मालवीय को करे बर्खास्त। तो कांग्रेस नेताओं की हत्या वाली टिप्पणी पर भड़के जयराम रमेश। और खबर में आगे ये भी जिक्र होगा कि डिजिटल हाजिरी पर सियासत हो गया है तेज। अखिलेश यादव बोले कि शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि विपक्ष हो चुका है मजबूत और अब इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की बनने वाली है सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूपी में योगी सरकार और संगठन के बीच बढ़ा टकराव, अचानक दिल्ली पहुंचे मौर्य और भूपेंद्र चौधरी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में झटके के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आधी से ज्यादा लोकसभा सीटों पर मिली हार को लेकर योगी सरकार और पार्टी संगठन आमने सामने आ गया है। और इस बीच प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अचानक दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि वो राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात करेंगे। बता दें कि इससे पहले रविवार को केशव मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा था कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार 14 जुलाई को यूपी में लोकसभा चुनाव के अपने प्रदर्शन की समीक्षा की। राजधानी लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। मीटिंग के दौरान राज्य सरकार और संगठन के बीच कड़वाहट साफ देखी गई। और जहां एक और सीएम योगी ने अपनी सरकार का काम गिनाया और वहीं कहा कि हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारे लिए कार्यकर्ताओं के सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। बता दें कि यूपी में विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि योगी राज में प्रदेश में अफसरशाही हावी है। गाहे बगाहे बीजेपी के विधायक और सांसद भी दबी जुबान से कहते आए हैं कि आला अफसर उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते। और स्थानीय स्तर पर भी नेताओं की यही शिकायत रहती है कि प्रदेश में अपनी सरकार होने के बावजूद थाने और अन्य जगहों पर उनकी सुनवाई नहीं होती है। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद लखनऊ के सियासी गलियारे में इसकी खूब चर्चा की जा रही है कि बीजेपी के लोकल वर्कर्स इस चुनाव में उतना एक्टिव नहीं रहे जितना उनको होना चाहिए था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के साथ खेला करने की तैयारी में नीतीश कुमार, सफल हुआ प्लान तो एनडीए को होगा बड़ा नुकसान। जी हां दोस्तों, झारखंड के विधायक सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। राय ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार से मुलाकात की और झारखंड में बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत दिया। बैठक के बाद रॉय ने यह भी बताया कि उनकी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ विलय करके यह राजनीतिक स्थिति के आधार पर तय किया जाना बाकी है। बैठक में बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी और एमएलसी संजय मांझी शामिल थे। बैठक पूरी तरह से आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों पर केंद्रित थी। राय ने अपनी ट्विटर हैंडल पर भी कहा कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों में हमारी संभावित भूमिका के बारे में एक संक्षिप्त लेकिन उपयोगी चर्चा हुई। हम साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमत हुए। जेडीयू नेतृत्व जल्द ही शीर्ष चुनावी औपचारिकताओं पर फैसला करेगा। सरयू राय ने आगे कहा है कि बैठक सकारात्मक रही और जल्द ही झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की बाकी औपचारिकताओं पर जेडीयू केंद्रीय नेतृत्व के साथ एक और बैठक होगी। और उन्होंने कहा कि फिर सीट बंटवारे पर बातचीत होगी, जिसका विवरण जल्द ही मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर ये हो गया और गठबंधन नीतीश कुमार के साथ बन गया तो ऐसे में एनडीए को बड़ा नुकसान होना तय है और बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है और बड़ा खेले की तैयारी में यहाँ पर नीतीश कुमार दिख रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि बाबा केदारनाथ से जुड़ी आ रही है। क्या बाबा केदारनाथ के साथ हो गया धोखा? 228 किलोग्राम सोना कहाँ गया? साजिश और शंकराचार्य ने कर दिया है बड़ा सनसनीखेज दावा। जी हां दोस्तों, जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सोमवार को उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में 228 किलो के सोने के घोटाले का दावा कर दिया। उन्होंने पूछा है कि इसकी जांच
क्यों नहीं हुई? पिछले साल भी मंदिर में 125 किलो के सोने की लूट का मुद्दा उठाते हुए वरिष्ठ पुजारी ने सवाल किया था कि सोना पीतल में कैसे बदल गया। उन्होंने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी और प्रशासन पर 125 करोड़ के घोटाले में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर बाबा केदारनाथ से धोखा का आरोप लग रहा है। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी और चारधाम महापंचायत के वाइस प्रेसिडेंट संतोष त्रिवेदी ने आरोप लगाया था कि गर्भगृह में लगे सोने की जांच नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले मंदिर के गर्भगृह को सोने से कवर करने का काम हुआ था, लेकिन जब गर्भगृह में जाकर देखा तो ये पीतल में बदला हुआ मिला। उन्होंने सवाल किया कि सोने की जांच क्यों नहीं की गई थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केदारनाथ के गर्भगृह के लिए मुंबई के बिजनेसमैन ने दिया था सोना। जी हाँ दोस्तों, संतोष त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि ये केदारनाथ में सोने के नाम पर 125 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये भक्तों की भावनाओं के साथ धोखा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो 125 करोड़ के घोटाले का अनुमान कैसे लगा रहे हैं। साल 2022 में मंदिर के गर्भगृह में लगी चांदी को सोने में बदलने के लिए मुंबई के एक बिजनेसमैन ने चंदा दिया था। दोस्तों, पुजारी के इन आरोपों को BKTC ने साजिश करार देते हुए कहा था कि इस बिजनेसमैन ने साल 2005 में बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोना लगाए जाने के लिए भी दान दिया था, लेकिन केदारनाथ मंदिर को लेकर लगाए जा रहे आरोप सोची समझी साजिश है। उन्होंने इसमें राजनीतिक दलों के शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सुव्यवस्थित तरीके से यात्राएं कराई जा रही हैं, जिसकी वजह से भक्तों की संख्या भी बढ़ रही है और कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा है। इस वजह से ये लोग यात्रा और केदारनाथ को लेकर गलतफहमी फैला रहे हैं। कमेटी ने यह भी साफ किया कि डोनर बिजनेसमैन को बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी एक्ट 1939 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमति दी गई। कमेटी ने कहा कि डोनर ने बताया कि बहुत समय से उसकी ये इच्छा थी कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को सोने से कवर कराया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आरोप है कि केदारनाथ मंदिर का 228 किलोग्राम सोना गायब कर दिया गया है और इसकी जांच अब तक नहीं हुई है। उनका यह भी कहना है कि मंदिर में सोने के घोटाले का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता। उनका यह बयान उत्तराखंड के केदारनाथ की तर्ज पर दिल्ली में बनाए जा रहे मंदिर को लेकर आया है। उन्होंने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि उत्तराखंड में घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनवाया जा रहा है, इससे यहाँ की केदारनाथ मंदिर की अहमियत और महत्व कम हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि पीएम में है अगर थोड़ी भी शालीनता तो अमित मालवीय को करे बर्खास्त। कांग्रेस नेताओं की हत्या वाली टिप्पणी पर भड़के जयराम रमेश। जी हां दोस्तों, बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर बयान दिया, जिसे लेकर भारत की राजनीति गर्मा गई है। एक टीवी चैनल पर अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता और खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। अमित मालवीय ने अमेरिका में डेमोक्रेट के नेताओं की ओर से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा और भारत में कांग्रेस नेताओं की ओर से पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल की गई भाषा के बीच में समानताएं बताई हैं। बीजेपी IT सेल के हेड ने कहा है कि इससे पहले कि कांग्रेस ये दावा करे कि उनके नेताओं की हत्या हुई है, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी हत्या उनके राजनीतिक फैसलों के कारण हुई है। अब उनके इस बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि इस आदमी का बयान कितना घिनौना और शर्मनाक है। अगर स्वघोषित नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री में थोड़ी भी शालीनता है तो उन्हें इस आदमी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने भी अमित मालवीय की आलोचना करते हुए पीएम मोदी से पूछा कि क्या वो इनके विचार का समर्थन करते हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बीजेपी के इस बड़बोले नेता के अनुसार महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, सरदार बेअंत सिंह और छत्तीसगढ़ का पूरा कांग्रेस नेतृत्व राजनीतिक फैसलों के कारण हत्या के लायक था। पवन खेड़ा ने कहा कि इन शहीदों ने जो एकमात्र राजनीतिक निर्णय लिया था वो भारत के लिए जीना और मरना था। बीजेपी के मूर्ख कभी इस भावना को नहीं समझ पाएंगे। क्या हमें बीजेपी की राष्ट्र विरोधी मानसिकता के और सबूत चाहिए? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या के प्रयास के बाद बीजेपी ने रविवार को लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी पर बेवजह ये निशाना साध दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि बड़बोलापन भारी पड़ता नजर आ रहा है और अपने ही बयान से फंसते नजर आ रहे हैं अमित मालवीय। और अमित मालवीय के इस बयान के बाद अब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर उंगली उठा
दी है और कहा है कि अगर थोड़ी भी शालीनता है तो मालवीय को तुरंत बर्खास्त करो। तो दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है क्या इस प्रकार के बयान के बाद यहाँ पर बर्खास्त होना चाहिए अमित मालवीय? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डिजिटल हाजिरी पर सियासत तेज, अखिलेश यादव बोले शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस के मामले में तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सोमवार को शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी राज में बच्चों को भविष्य जो है वो अंधकारमय हो गया है। सपा अध्यक्ष ने एक्स पर शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन का वीडियो शेयर करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी कि भाजपा सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है और भाजपा की वजह से परिवार वालों के बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, उतनी ही जल्दी परिवर्तन के लिए जमीन बनानी तैयार हो जाएगी। भाजपा शिक्षकों और कर्मचारियों को विरोध का एक ऐसा आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य न करें जिससे हर क्षेत्र में ठहराव आ जाए। भाजपा अपनी हार का तो विश्लेषण करती है, लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति हमेशा बेरुखी का नजरिया ही अपनाती है। भाजपा की सरकार एक हृदयहीन सरकार है, जिसमें संवेदना ना हो वो सरकार नहीं चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी को घेरा है और शिक्षकों के समर्थन में खड़े नजर आए और कहा है कि शिक्षक और शिक्षा दोनों के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सैनिकों की शहादत पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं हमारे जवान। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए एक अधिकारी समेत 4 जवानों के इलाज के दौरान अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया और इस घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए हैं। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक हैं। लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयान कर रहे हैं। बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। हर देशभक्त भारतीय की ये मांग है कि सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूकों की पूरी जवाबदेही ले और देश और जवानों के गुनाहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दुख की इस घड़ी में पूरा देश आतंक के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा 16 से 18 जुलाई तक प्रधानमंत्री समेत सभी सांसदों को सौंपेगा ज्ञापन। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर जबरदस्त प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी को लेकर मोर्चा के किसान 16 से 18 जुलाई तक प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और अन्य सांसदों से मुलाकात कर उन्हें अपना ज्ञापन सौंपेंगे। एसकेएम ने एक बार फिर अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। किसान संगठन ने 10 जुलाई को अपनी एक आम बैठक बुलाई थी, जिसमें 17 राज्यों के किसान प्रतिनिधि पहुंचे थे। इस बैठक में एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी की मांगों को लेकर फिर से आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई थी। एसकेएम ने यह भी दावा किया है कि वो पीएम मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को एक ज्ञापन देगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फर्जी विमर्श और लीपापोती करके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला नहीं जा सकता, आतंकवाद से लड़ना ही होगा, खड़गे ने दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 4 जवानों के शहीद हो जाने के बाद मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 7 महीने में 6 आतंकी हमले सरकार के तमाम दावों को खारिज करते हैं और ऐसे में सुरक्षा रणनीति में सावधानी पूर्वक बदलाव करने की जरूरत है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि फर्जी विमर्श और लीपापोती करके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जा सकता और सीमा पार आतंकवाद से सामूहिक रूप से लड़ना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना से बड़ी खबर, कांग्रेस सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना का कर दिया ऐलान, किसानों के 2 लाख रुपए तक के लोन होंगे माफ। जी हां दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने सोमवार को कहा कि उसके द्वारा घोषित की गई एक नीति के मुताबिक 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ कर दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा घोषित ऋण माफी योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार 12 दिसंबर 2018 को ये उसके बाद दिए गए या नवीनीकृत किए गए ऐसे फसल ऋण को माफ कर दिया जाएगा, जिसे 9 दिसंबर 2023 तक चुकाना
था। सरकार ने ऋण माफी की दिशा निर्देशों पर सोमवार को तेलुगु में आदेश जारी किया। सरकार ने कहा कि किसान परिवारों की पहचान के लिए नागरिक आपूर्ति विभाग के पीडीएस कार्ड के डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाएगा। परिवार में उसके मुखिया, उनकी जीवन संगिनी, बच्चे एवं अन्य शामिल होंगे। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इस योजना में आईटी साझेदार के रूप में काम करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को कर दिया है शुरू। बीजेपी सरकार पर साध रही है निशाना। जी हां दोस्तों, हरियाणा में इस वर्ष के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सोमवार को हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू किया है। विपक्षी दल ने कहा कि अभियान के तहत वो बेरोजगारी और कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मोर्चों पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाएगी। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर इसकी आलोचना की गई है। रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां पुरानी अनाज मंडी से अभियान की शुरुआत की। राज्य कांग्रेस प्रमुख उदय भान और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ हुड्डा बाद में करनाल की सड़कों पर चले और एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। इस दौरान मार्च निकाला गया जो पुरानी अनाज मंडी से शुरू होकर कर्ण गेट बाजार, वाल्मीकि चौक, बस अड्डा, अम्बेडकर चौक और महात्मा गांधी चौक इलाकों से गुजरा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महंगाई से जनता हलकान, थोक महंगाई दर 16 महीनों के रिकॉर्ड स्तर पर, बेतहाशा बढ़ते खाद्य वस्तुओं के दाम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई ने आम लोगों के जीवन को काफी प्रभावित किया है। निरंतर हो रहे मूल्य वृद्धि के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर है। पहले खुदरा महंगाई ने परेशान किया और अब थोक महंगाई की दर भी लगातार चौथे महीने बढ़ गई है। जून में देश की थोक महंगाई दर 16 महीनों के उच्चतम स्तर 3.36% पर पहुंच गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शंभू बॉर्डर खुलते ही किसान करेंगे दिल्ली कूच, अंबाला एसपी ऑफिस का करेंगे घेराव। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग को लेकर 17 और 18 जुलाई को किसान हरियाणा के अंबाला एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। किसान नेता जगजीत डलेवाल ने आंदोलन में मारे गए युवा किसान शुभकर्ण की मौत की जांच हरियाणा पुलिस के अधिकारियों को सौंपने को अन्यायपूर्ण बताया है। डलेवाल ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार अपने पुलिस अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। हाईकोर्ट को फिर से जांच के लिए विचार करना चाहिए। किसान नेता ने कहा कि शंभू बॉर्डर खोलने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। हरियाणा सरकार किसानों का नाम लेकर कानून व्यवस्था खराब होने की झूठी दलीलें दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में स्थापित हो चुका है आतंकराज। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बोले तेजस्वी यादव, सरकार सच्चाई स्वीकारने की बजाय घिसा पिटा डायलॉग दोहराती रहती है। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर दुख जताया और साथ इस हत्याकांड पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आतंक राज स्थापित हो चुका है। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि वीआईपी पार्टी के संरक्षक एवं बड़े भाई मुकेश सहनी जी के पिताजी की आपराधिक द्वारा निर्मम हत्या की दुखद खबर सुन स्तब्ध एवं मर्माहत हूँ। शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दुख की घड़ी में परिजनों को दुख सहने की शक्ति एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। तेजस्वी ने लिखा कि प्रदेश में आतंक राज स्थापित हो चुका है। निरंतर कह रहा हूँ कि बिहार की डबल इंजन पावर्ड सरकार में सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित और सत्ता प्रायोजित सरकारी अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, कैसे भी किसी भी की हत्या कर सकते हैं। तेजस्वी ने आगे लिखा कि एनडीए सरकार सच्चाई स्वीकारने की बजाय वही घिसा पिटा डायलॉग दोहरा रही है कि सुशासन का राज है, जबकि प्रतिदिन सैकड़ों लोग आपराधिक घटनाओं में अकाल मौत मारे जा रहे हैं। हम तो क्राइम बुलेटिन भी जारी करते हैं, लेकिन अहंकारी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। टायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी प्रदेश की विधि व्यवस्था संभालेंगे तो यही हश्र होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी अगर मीडिया व पैसा का दुरुपयोग नहीं करती तो कांग्रेस 240 सीटें जीतती, मुरारी लाल मीणा ने दिया ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, राजस्थान के दौसा लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद मुरारी लाल मीणा ने भाजपा पर मीडिया और पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर सत्ताधारी पार्टी चुनाव में मीडिया और पैसे का दुरुपयोग नहीं करती और हमारे खातों को सीज नहीं करती तो हम 240 सीटों पर जीत दर्ज करते। दौसा में सोमवार को अपने सांसद कार्यालय का उद्घाटन करते हुए सांसद मुरारी लाल मीणा ने एक बार फिर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। बता दें कि 20 जुलाई को दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा का जन्मदिन है और इसी कड़ी में इस दिनों मुरारी लाल मीणा के समर्थक वृक्षारोपण कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरक्षण पर हाथ जला चुके एनडीए को कोई टेंशन नहीं, अब महाराष्ट्र में नए
आंदोलन किया हट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पोते और वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश अम्बेडकर ने ऐलान किया है कि वो 25 जुलाई से महाराष्ट्र में आरक्षण बचाओ यात्रा निकालने जा रहे हैं और उनकी इस यात्रा का मकसद राज्य में मिल रहे SC, ST और OBC आरक्षण का बचाव करना है। SC, ST समुदाय की स्कॉलरशिप की राशि को दोगुना करवाना है। यह यात्रा पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ से होकर गुजरेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राशन कार्ड के लिए 1 महीने में पूरा करें प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण, अदालत का राज्य को सख्त निर्देश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने पर जोर दिया है। अदालत ने राज्य सरकारों को 1 महीने के भीतर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।